Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. काफ़ी अरसे के बाद लाइक आई गेस आफ्टर एन ईयर या 2 साल बाद आई एम अगेन हेयर और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आई हूँ। आपको पता लग गया होगा मेरे थंबनेल से, और काफ़ी सारी परेशान हाल मदर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए सो दैट आवर लाइफ गेट्स इजी और हमारी लाइफ आसान होने से ज़्यादा हमारे जो बेबी है, हमारे जो टॉडलर्स हैं या इन्फेंट्स हैं, उनका जो एक रूटीन है वो ज़्यादा सेट हो जाए। बिकॉज़ बड़े अपने आप को किसी भी तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। उन्हें अपने काम करने हैं, उन्हें अपनी चीज़ों को मैनेज करना है, उन लोगों को मैनेज करना है। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, वो नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे होते कि उन्होंने अपनी चीज़ों को कैसे एडजस्ट करना है, कैसे नहीं एडजस्ट करना। और जब कोई उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पा रहा होता तो वो और ज़्यादा स्ट्रेस आउट होते हैं। तो खैर विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट टू आवर टॉपिक। अच्छा जी, तो सीन कुछ ऐसे हैं कि मुझे अपनी बेटी का रूटीन सेट करने में तकरीबन 15 डेज़ लगे, और आपकी जो कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपको 10 डेज़ लगे, हो सकता है आपको 5 डेज़ लगे, हो सकता है कि आप अपनी बेबी का रूटीन जो है वो आपको मंथ लग जाए। सो दिस इज़ नॉट अ कंस्टेंट रूल कि आपके बच्चे के भी जो है वो कम्प्लीटली जो है 15 डेज़ ही लगने हैं, ना एक दिन इधर ना एक दिन उधर। ऑलवेज़ रिमेंबर कि हर बच्चा जो है वो एक अलग माइंडसेट रखता है, एक अलग बॉडी रखता है, एक अलग दिमाग रखता है, उसकी प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं, उसके इंटरेस्ट अलग होते हैं। तो मेरा जो रूटीन है या मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मेरे बच्चे के हिसाब से है, और आपने जो भी चीज़ों को एडजस्ट करना है वो आपने अपने बच्चे के एज के, उसके टाइम के, उसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एडजस्ट करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे पास बेसिकली 5 रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें हमारे जो इन्फेंट्स हैं उनसे रिलेटेड। तो सबसे पहला रूल जो होता है वो हमारे पास होता है कि हम उनके इश्यूज़ को फोकस करें, फोकस ऑन देयर इश्यूज़, दैट व्हाट एवर इज़ हैपनिंग, व्हाई इज़ इट हैपनिंग, इशू आखिर है क्या, उनको बेसिकली प्रॉब्लम है क्या। अक्सर ये होता है कि हम मसला समझ नहीं रहे होते और उसके ऊपर अपनी तरफ से चीज़ों को इम्पोज किए जा रहे होते हैं, उनको समझाए जा रहे होते हैं, लेकिन उनका बेसिक इशू कुछ और होता है। नंबर 2 पे हमारे पास आता है रिजॉल्विंग दैट इशू, यानी इशू हमें पता चल गया कि भाई बच्चे को ये इशू है, अब हमने उस इशू को रिजॉल्व करना है। तो जब हम इन 5 रूल्स को फॉलो कर लेते हैं ना, तो इट्स जस्ट नॉट अबाउट स्लीपिंग पैटर्न। किसी भी चीज़ के ऊपर जब हम रूल्स को फॉलो करेंगे तो वो हमारे बेहतरी की तरफ आएंगे। थर्ड वन इज़ मैनेजिंग द स्ट्रेस। इशू रिजॉल्व हो गया, पता चल गया क्या मसला है। अब उस इशू को समझाने में जितना टाइम उस बेबी को, टॉडलर को, इन्फेंट को लगा होगा वो एक टाइम पीरियड होगा। अब वो टाइम पीरियड जो है उसको अंडरस्टैंड करना कि भाई इस बात को रियलाइज़ करना कि वो भी इंसान है, उसको भी स्ट्रेस्ड होता है, तो उनके स्ट्रेस को मैनेज करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फिर नंबर 4 पे हमारे पास आता है इम्प्लीमेंटिंग द रूटीन। आप इन तीनों चीज़ों को सही किए बगैर रूटीन इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, वरना ये आपके बच्चे के साथ वैसी ही ज़्यादती है जैसे किसी बड़े के साथ होगी। क्यों? क्योंकि आपने उसके मसलों को हल किया नहीं है, आपने उसकी परेशानी को हल किया नहीं है, आपने उसके ऊपर इम्पोज कर दिया है कि भाई आपने 10 बजे सोना है, 10 बजे उठना है। तो वो जो पीछे के उसके मसले हैं वो उनसे अकेले ही गुज़र रहा है, और वो उसकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए सही नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गिव देम टाइम टू एडजस्ट। इम्प्लीमेंट कर देने का मतलब ये नहीं है कि आप इम्पोज कर दें। आपको सब्र तहम्मुल के साथ अपने बच्चे को उसमें एडजस्ट
होने का टाइम देना होगा और इस स्ट्रैटेजी से बाहर आना होगा कि भाई ये बच्चा ही तो है, ये हमारी क्यों नहीं सुन रहा है, वो बच्चा ही है, वो रोबोट नहीं है जिसको आप अपनी तरफ से प्रोग्राम कर सकते हैं। वो एक जीता जागता इंसान है। जैसे आप अपनी कुछ लोग होते हैं वो हैबिचुअल होते हैं। जैसे अगर मैं अपनी एग्जांपल दूँ, मुझे अगर सुबह की चाय ना मिले तो मेरे सर में दर्द हो जाता है, मेरा पूरा दिन दर्द में गुजरता है, नो मैटर मैं कितनी ही पैरासीटामोल खा लूँ। तो इसी तरह से अगर कोई मुझे बोले कि भाई तुम्हें अब से चाय नहीं मिलेगी और वो मुझसे एक्सपेक्ट करे कि मुझे उस दिन कोई पेन हो ही नहीं, हेडेक हो ही नहीं, तो दैट इज़ इम्पॉसिबल। मुझे उस चीज़ को एक्सेप्ट करते करते, मुझे उस चीज़ के साथ एडजस्ट होते होते इट विल टेक टाइम। सो वही टाइम हमें उसको भी देना है। वो भी इंसान है, वो रोबोट नहीं है, वो जानवर नहीं है। तो सबसे पहले तो आपका बच्चा चाहे किसी भी एज ग्रुप का है, वो इन्फेंट है, वो टॉडलर है, वो प्री स्कूलर है, वो टीनेज है, वो जो भी है, इवन कि अगर आपके सराउंडिंग में भी आपने अपने पार्टनर्स के साथ या अपने इन लॉज के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ किसी भी चीज़ को अगर एडजस्ट करना है, तो ये 5 की रूल्स ऐसे हैं जो आपके हर जगह पर एडजस्ट होते हैं कि आपने पहले मसला समझना है, फिर उस मसले को रिजॉल्व करना है। उस मसले को रिजॉल्व करने के बाद जो है आपने अब उसके स्ट्रेस जो उसका जो कबाड़ हो चुका है उसको सही करना है और फिर आपने अपनी चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है और उस इम्प्लीमेंट के साथ उसे उस सिचुएशन में एडजस्ट होने का टाइम देना है। नाउ जब ये 5 थिंग्स हम कर लेंगे, फिर हमें आता है कि फिर नाउ आई विल टेल यू दैट व्हाट आई डिड, व्हाट वाज द इशू। क्यों मेरी बेटी पूरी पूरी रात जागती थी, पूरे पूरे टाइम कहती थी कि मुझे गोद में बिठा के रखो, क्यों वो कहती थी कि हर वक्त मुझे पैट करते रहो, मुझे रॉक करते रहो, क्यों या तो वो कंटिन्यूसली फीड पर डिपेंडेंट थी कि भाई मुझे हर वक्त फीड चाहिए, खाना सही से नहीं खाती थी, क्रैंकी थी, हर वक्त कहती थी मुझे गोद में उठाओ। सो देयर वर लॉट्स ऑफ इश्यूज़। तो ये सारी चीज़ें मैंने कैसे एनालाइज़ की, कैसे डायग्नोस की और इनको कैसे सॉल्व किया, इस बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली मेरी बेटी के साथ मसला क्या था? मेरी बेटी के साथ मसला था कि जब उसको सुलाने के लिए मैं लिटाती थी तो वो ज़ारो कतार रोती थी। ऐसे रोती थी जैसे मैं उस पर कुछ जुल्म कर रही हूँ और रोने के साथ साथ वो अपना मुंह भी खुजलाती थी, वो अपनी टांगें भी स्ट्रेच करती थी और वो अपनी टांगें इतनी शिद्दत से मेरी थाइस पे मारती थी कि मुझे पेन स्टार्ट हो जाता था। उसके अंदर जितनी भी एनर्जी थी वो उसको वहाँ ड्रेन करती थी। हर वक्त क्या डिमांड करती थी कि मुझे गोद में रखो, वो गोद से नहीं उतरती थी। और अगर मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ, मैं स्कूल जाती थी तो वो जैसे जैसे अपनी दादी या पापा के पास सेट रहती थी, लेकिन मुझे देखने के बाद तो उसका एक ही एम होता था कि अम्मा मुझे गोद में लेके रखें, दैट्स इट एंड दैट्स ऑल। और अगर सो भी रही हैं तो मुझे कंटिन्यूसली अपने पास ही घुसा के रखें और या फिर मुझे फीड कराती है। तो व्हेन यू आर हैविंग 2 kids इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल और इट्स जस्ट नॉट अबाउट 2 kids। किसी भी सिचुएशन में इस तरह का सिनेरियो एक बच्चे के साथ करना तो ये एक मदर के लिए बहुत स्ट्रेसफुल है कि मतलब वो खुद अपनी हिसाब से, अपनी सेटिंग के हिसाब से सो भी नहीं सकती। सो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो अगर आप लोग अपने पार्टनर्स की इस प्रॉब्लम को नहीं समझते तो प्लीज़ समझें, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर उनका बेबी इस कदर क्रैंकी हुआ है और तो वो बहुत ज़्यादा परेशानी में। तो सबसे पहले तो मैंने ये चीज़ देखी कि ऑल ऑफ द सडन उसने माशाल्लाह से जब चलना शुरू किया तो स्टार्टिंग में शी वॉज वॉकिंग वेल, आहिस्ता 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 जो अपने बेबी स्टेप्स लिए वो ठीक थे, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स वो कदम 2 कदम चल के बैठने लगी, उखड़ू बैठने लगी। इन स्टार्ट हमने उस चीज़ को बड़ा एंजॉय किया कि भाई हमारी बच्ची ऐसे भी बैठ रही है, क्योंकि यूजली बच्चे नहीं बैठते। बट आफ्टर सम टाइम्स आई स्टार्ट नोटिसिंग, सम टाइम्स के बहुत ज़्यादा दिन नहीं थे, काफ़ी जल्दी मैंने उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया था कि वो उसकी टांगों में दर्द हो रहा है, वो बैठती है तो रोती है या चलते चलते रोती है और वो हर वक्त डिमांड करती है मुझसे कि मुझे गोद में रखें। नाउ एक बात मुझे पता चल गई कि उसका एक इशू तो ये है कि उसकी टांगों में दर्द है। अब टांगों में दर्द क्यों है? दूध भी पी रही है, मदर फीड भी ले रही है, मल्टीविटामिन्स भी ले रही है, खाना भी खा रही है, और तो फिर क्या लैकिंग है?
लैकिंग ये थी कि जब वो 1 साल की हुई थी तो मैंने उसे उसके भाई के साथ ही स्विच कर दिया था फ्रेश मिल्क पर, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो जब 1.5 ईयर्स का था तब से फ्रेश मिल्क ले रहा था, एडजस्टेड था। तो मैंने जहाँ तक पढ़ा था और डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन सुनी थी तो यही थी कि भाई आफ्टर 1 ईयर्स यू कैन इंट्रोड्यूस फ्रेश मिल्क। जब मैंने वो दिया तो माशाल्लाह मेरी बेटी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, उसको हज़म हो रहा था, सब हो रहा था। बट फिर क्या बात हुई, तो बेसिकली जो फ्रेश मिल्क होते हैं उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स लैक होते हैं और वो जो हमारी बॉडी के अंदर आयरन मौजूद है उसको भी कहीं ना कहीं डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो फिर आई रियलाइज दैट शी इज़ नॉट रेडी फॉर द फ्रेश मिल्क। नाउ व्हाट शुड आई डू? मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल एमरजेंसी नोटिस पर उसका दूध चेंज किया, उसको मैंने स्विच किया नीडो पर, बिकॉज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नीडो के साथ बहुत अच्छा था। हम लोगों ने तो जब व्हेन आई वाज अ किड तो काफ़ी अच्छी खासी उम्र तक मेरे पेरेंट्स ने मुझे और मेरी बहन को नीडो पिलाया है। और मेरा बेटा जब उसने लैक्टोजन स्टॉप किया, लैक्टोजन 2 स्टॉप किया और उसने फ्रेश मिल्क स्टार्ट किया, उस बीच का जितना टाइम स्पेंड था उसको मैंने नीडो ही दिया। तो आई वाज हैविंग गुड एक्सपीरियंस विद द नीडो, तो मैंने वो स्टार्ट किया। अब ऑफ कोर्स व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ मिल्क वो फ़ौरन आपकी बॉडी अडेप्ट नहीं करती। मैंने उसको उसके साथ एडजस्ट होने का टाइम दिया। मेरे बच्चों को पेट के मसले में बोनसन सूट करती तो मैं सुबह दोपहर शाम उसको 3 टाइम जो है वो 5 ml बोनसन दे देती थी। लेकिन कोई भी चीज़ की ज़्यादती हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं होती, लेकिन जब हमारी बॉडी को उस चीज़ की ज़रूरत है और हम इसलिए नहीं देंगे कि इसके नुकसान हैं तो हम उस बॉडी के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। नुकसान बाद में होंगे, पहले फ़ायदे तो होने दें। तो प्लीज़ अगर आपको लगता है कि आपकी बेबी का या किसी भी बड़े का कोई इशू है और उसको मेडिसिन देनी चाहिए तो आप उसको दें। दूसरा मैंने ये किया कि मैंने उसकी रोज़ाना सोने से पहले मालिश करनी शुरू कर दी। मालिश ऐसे मैं करती थी कि मुझे उसको फॉर एग्ज़ाम्पल 10:30 पौने 11 तक सुलाना है तो 10 बजे के करीब मैं उसको रूम में लेके जाती थी, उसको फ्रेशन अप करती थी। शावर करना है तो शावर कराया, अगर उसको स्पंज करना है स्पंज किया, या बस जैसे भी फ्रेश करना है उसकी रिक्वायरमेंट है उस वक्त की वो की। उसके डायपर चेंज किया, उसको फिर लेके चली गई उसकी सोने वाली जगह पर। वहाँ मैंने उसको उसकी फीडर पकड़ाई, अगर उसने पीनी है तो पी ली, नहीं पीनी तो कोई फोर्स फीडिंग नहीं। फिर उसकी लेग्स की मैंने ऑलिव ऑयल से मालिश की। मालिश करने के बाद उसका ट्राउज़र पहनाया, शर्ट पहनाई एंड गुड टू गो। अच्छा, नाउ दूध पिलाते ही आपने बच्चे को नहीं सुलाना, क्योंकि ऑफ कोर्स उसकी बॉडी रिफ्लेक्स एंगल देती है। रिफ्लेक्स एक एक्शन हमारी बॉडी देती है, वो ये होता है कि आपकी बॉडी में हमें बर्प की नीड होती है। तो उसको बर्प दिलाई, अगर वो उसने बर्प नहीं दिए तो उसको थोड़ा एलिवेटेड लेटाया। उसके बाद मैंने जब दूध हो गया, दूध के बाद मैंने चेंज की उसकी मल्टीविटामिन। एक्टोप्लेक्स दी, यहाँ मैं पिक्चर मेंशन कर दूँगी, ये और डी मैक्स मैं अपने दोनों बच्चों को रोज़ाना देती हूँ। ये मैंने स्टार्ट की। और इसके अलावा मैंने अब ऑब्ज़र्व किया कि नेक्स्ट इशू क्या है। तो ठीक हो गया, लेकिन फिर भी रात में रो रही थी। आफ्टर 2 to 3 डेज़ उसकी टांगों का दर्द तो ठीक हो गया, लेकिन स्टिल देयर वाज अ पॉइंट कि वो रात में सो नहीं रही थी, उठती थी, पेट भरने के बाद भी उठती थी। क्यों उठ रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। देन मैंने उसका खाना पीछे करना शुरू किया, क्योंकि मैं उसको 9 बजे खाना दे रही थी। मैंने उसको एक दिन 7:30 पे खाना दिया। 7:30 पे खाना देने के बाद उसको मैंने 10 o'clock पे या 9:30 पे इस तरह से मिल्क की बॉटल दी। उसने मिल्क की बॉटल पी ली, बट स्टिल उसको थोड़ा बदहज़मी सी फील हुई। वो फिर बाद में रात भर उठे। नाउ इट मीन्स कि देयर इज़ सम इशू विद द डाइजेशन। उसको या तो दूध भारी हो रहा है या खाना भारी हो रहा है या कोई चीज़ है, क्योंकि बच्चे का टमी अभी डेवलप हो रहा है, तो माइट बी पॉसिबल शी इज़ हैविंग एनी इशू विद द सिचुएशन। तो आई जस्ट simply start giving her one of the favorite easy to go green tea, which is 1/4 teaspoon of जीरा and half teaspoon of सौंफ। 1 कप पानी में आप ये दोनों चीज़ें डालें, इनको 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह बॉईल करें। जब ये ठंडी हो जाए तो आप अपनी बेबी को 1 से 2 टेबल स्पून पिला दें। 3 टेबल स्पून भी पिला सकती हैं। अगर बहुत ज़्यादा डाइजेशन इशू है तो 1 आउंस में दूध के साथ आप दे सकती हैं। बहुत अच्छी होती है, माइल्ड होती है टेस्ट में, और बहुत दिन में आपने एक ही दफ़ा देनी है, आफ्टर द मील एंड बिफोर द मिल्क। इट विल हेल्प ईज द गैस पेन,
द ब्लोटनेस, वट एवर द बेबी इज सफरिंग, वो सारी चीज़ें उसके जो डाइजेशन से रिलेटेड है वो रिजॉल्व हो जाएंगी। अब बारी आती है कि फिर मैंने अपने पीडियाट्रिशियन से रिकमेंड किया। जब मेरे बेटे का टाइम था तो उसको मैंने खुद ही दे दी थी मेलाटोनिन, बट दिस टाइम आई वॉज बिट सेंसिटिव बिकॉज काफ़ी सारे इश्यूज़ थे। एज आई टोल्ड यू कि लेग पेन था, फिर डाइजेशन इशू था। तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि अगर बच्ची सही से सो नहीं पा रही है तो ये उसकी कोई पॉजिटिव साइन नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है उसके अंदर एक स्पेशल हार्मोन बनता है जिसको हम कहते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन बनता है रात के टाइम में, इसीलिए रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारा जो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू है उससे भी 10 से 11 बजे के दरमियान सो जाना इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, एंड स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बेबीज़ तो ये एक आइडियल टाइम है। तो अपने बच्चों को देर तक जगाना आप उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, आप उनकी डेवलपमेंट के बहुत सारे माइलस्टोन्स डिले कर रहे हैं। तो ही रिकमेंड मी कि अगर बच्ची नहीं सो रही है तो आप अपनी रूटीन के हिसाब से इसको सुलाने से हाफ एन आवर पहले 5 ड्रॉप्स मेलाटोनिन के दे दिया करें। दिस इज़ द ड्रॉप विच डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड मी। तो काइंडली अगर आपने अपने बच्चे को देने हैं तो बिफोर गिविंग दिस कंसर्न विद योर पीडियाट्रिशियन। आफ्टर दैट मैंने जब बाकी सारे ओवरऑल इश्यूज रिजॉल्व कर लिए तो अब मैंने उसको 10 PM पे 5 ड्रॉप्स देने शुरू किए। ड्रॉप्स दिए, रूम में लेके गई, रूम में ले जाके उसको मैंने फ्रेशन अप किया, उसके डायपर चेंज किया, उसके कपड़े चेंज किए, उसकी ऑयलिंग मसाज की, उसको फीडर दी। अगर फीडर नहीं देनी तो अगर फीड कराना तो फीड कराया। कराते कराते बाय 10:20 10:30 शी स्टार्टिंग टू फील ड्रोजी। अब क्या है कि जब उसे ड्रोजीनेस हुई मैंने उसको अपनी टांग पे लिटाया ऊंचा करके, उसको हल्का हल्का पैट किया, क्योंकि उसको झूले की आदत थी। आजकल मैं वेकेशन पे हूँ, मेरे पास यहाँ झूला नहीं है तो मुझे थोड़ा सा मसला हो रहा है। मैंने उसको टांग पे सुलाया, हार्डली 15 to 16 मिनट्स लगे, वो सो गई। एंड आफ्टर दैट थिंग्स स्टार्टेड टू गेट ईजियर। सोई and she literally woke up by 4 AM, had a little bit of feed, I think 2 to 3 minutes, and after that she slept again। और वो उठना शुरू हुई अगले दिन 10 बजे। तो ये रूटीन ऑल ऑफ द सडन नहीं बना, ये रूटीन ऐसे बना कि हमने सबसे पहले उसके मसलों को जज किया। हमने उसके मसलों को जज करने के बाद उनको ठीक किया। जब वो मसले ठीक हो गए तो हमने उसको स्लीप पैटर्न की तरफ लेकर आए। जब हम उसको स्लीप पैटर्न की तरफ लेकर आए तो जहाँ जो रिक्वायरमेंट थी, अगर वो नहीं सो पा रही थी नॉर्मली तो फिर हमने उसको मेलाटोनिन की हेल्प दी। और अगर मेलाटोनिन उसको बगैर उसके ही अगर वो नींद में चली जाती, दैट इज़ वेरी वेल एंड गुड। आफ्टर 15 days today she slept without any medicine. She took her dinner by 7:30 or 7:45, and after that I gave her a bottle because उसको भूख लग रही थी। तो मैंने उसको दोबारा कोई हैवी मील नहीं दी, मैंने उसे 2 to 3 ounce बना के दिए थे by 8:30 of milk, and after that मैंने उसको कोई 9:15 पर उसका सौंफ और ज़ीरे का पानी पिलाया 2 चम्मच। एंड आफ्टर दैट 10 बजे आई टुक हर टू द वॉशरूम। अब उसे पता है कि उसका स्लीप रूटीन स्टार्ट हो रहा है, उसमें शी वेंट देयर, उसका पूरा रूटीन हुआ, एंड बाय 10:30 शी स्लेप्ट। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, विच वॉज नॉट वे ईजियर। आज से 15 days पहले एंड इवन आज से 5 days पहले तक भी थिंग्स वर वेरी डिफ़िकल्ट। क्योंकि उसको रिफ्लेक्स इश्यूज़ हो रहे थे। उस वक्त मैंने ग्रीन टी स्टार्ट नहीं की थी, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि भाई आखिर क्या मसला है कि मेलाटोनिन देने के बावजूद भी बच्चा जो है वो सोता है तो फिर बार बार उठ रहा है, क्या रीज़न है क्या नहीं। तो फिर मैंने उसको सौंफ ज़ीरे का पानी दिया, एंड आफ्टर दैट थिंग्स मैजिकली टर्न आउट टू बी अमेजिंग। बहुत ईजी हो गई, बहुत अपना मैनेजेबल हो गई चीज़ें। लिटरली अगर आपका बेबी सो सही रहा है तो आपकी लाइफ के आधे मसले तो हल हो जाते हैं।
क्योंकि अगर वो सही सो रहा है तो आपका स्लीप पैटर्न सही है, और अगर आपका स्लीप पैटर्न सही है तो आपका मूड सही है। क्योंकि अगर आपका मूड सही नहीं होगा तो बच्चे की तरबियत में इशू आएगा, आपकी डेली लाइफ में इशू आएगा, आपकी सोशल इंटरेक्शन में इशू आएगा, और आपकी हेल्थ पे सबसे बड़ा इशू आएगा। सो सॉरी फॉर द वीडियो क्वालिटी, बट द टॉपिक वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट्स वाई आई शेयर्ड इट इन अ वे। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। स्टिल कोई इशू हो, कोई परेशानी हो, फील फ्री टू डिस्कस, and inshallah ta'ala I'll be posting few other videos as soon as possible. Thank you. Till next time, take care and Allah Hafiz, and don't forget to like and subscribe this channel. Allah Hafiz.